ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारी क्लास 12। आज हमारा टॉपिक रिकॉनेसेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे होगा कि अपने टारगेट पे अटैक करने से पहले हमने उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है और एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने टारगेट के रिलेटेड। अब ये किस तरह से की जाती है, इसको हम थ्रू आउट द प्रोसेस देखेंगे। इसके कितने मेथड हैं, उससे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लें कि जो हमने फेजेस ऑफ हैकिंग पढ़े थे कि हमारे पास जो फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग होते हैं हमारे पास, उसमें जो हमारे पास पहला फेज होता है वो होता है रिकॉनेसेंस फेज। ठीक है, रिकॉनेसेंस फेज में क्या होता है कि एक तो ये हमारा फर्स्ट होता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, किसी भी साइबर सिक्योरिटी अटैक का। आपने एक्सप्लॉइटेशन करनी है, आपने किसी पे अटैक करना है, किसी की ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना है, तो उसके लिए भी आप एज अ अटैकर सोचो या एज अ डिफेंडर सोचो। जो पहला फेज आएगा वो आपके पास रिकॉनेसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग का आएगा। ठीक है, अब जितनी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसमें गैदर करते हो रिकॉनेसेंस में, आपका जो आगे फेजेस हैं या फेजेस की क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेटर से बेटर होती जाती है। ठीक है, अगर आप लेट्स सी आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है ये वीक है, आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाए या आपने टोटल इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की जो टारगेट के रिलेटेड अवेलेबल थी, तो उसमें क्या होगा, उस फेज़ में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट होगी। जब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो आपके आगे जो फर्दर अटैक हैं वो भी सारे जो होंगे वो वीक होंगे। और आप लेट्स से कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की, आपने 5 जो थे ना अपनी अटैक सरफेस निकाल ली। अटैक सरफेस वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम अटैक कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम सिस्टम में इन हो सकते हैं या कोई ना कोई चांस होता है। आपने 5 अटैक सरफेस निकाल ली और इन 5 के 5 पे आपका जो अटैक है वो अनसक्सेसफुल रहा, तो उसके बाद क्या होगा, आप बैठ जाएंगे। ठीक है, आप उन 5 के अलावा तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में अटैक सरफेस नहीं निकली थी ना। जब और अटैक सरफेस ही नहीं निकली तो आप अटैक किस पे करेंगे। इसीलिए अगर हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, यूज़र के अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, ईमेल्स, उसके सर्वर्स, उनकी डोमेन्स, सब डोमेन्स, ये सारा कुछ जब हम अच्छे से गैदर करते हैं तो हमारे पास एक लार्जर अटैक सरफेस आती है। ऑब्वियसली जब लार्जर अटैक सरफेस होगी तो उस पर अटैक करना या उसके लिए मल्टीपल अटैक ट्राई करना हमारे लिए आसान होगा और हमारे लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को, उस मोबाइल ऐप को हैक करने के। तो ये थी इम्पोर्टेंस और रिकॉनेसेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। और आपके एथिकल हैकिंग के फेजेस में इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है एक मेजर रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका माइंडसेट क्या होता है, अब रिकॉनेसेंस का आपका सिंपल एक माइंडसेट होता है, कलेक्ट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाइल क्रिएटिंग मिनिमम नॉइस। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वाइल क्रिएटिंग मिनिमम नॉइस। अब इसमें जो नॉइस है ये वो वाला नॉइस नहीं है कि जी आपने खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर देना। इट इज़ अ नॉइस कि आपके जितने भी चीज़ें हैं, लाइक आपकी फायरवॉल है, ठीक है, आपकी अदर सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, फायरवॉल है जिसको हम आईडीएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, तो इनको पता नहीं लगना चाहिए या इनको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास मिनिमम से मिनिमम पहुंचनी चाहिए। जब आप स्कैनिंग करोगे, जब आप एक्टिव रिकॉन करोगे, जब हम टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इस आईडीएस, आईपीएस और फायरवॉल को हमारे बारे में पता लग जाता है कि फ़लाँ पर्सन ने फ़लाँ टाइम पे मेरी इस वेब ऐप को या मेरी इस एप्लीकेशन को स्कैन किया, इस सर्वर को स्कैन किया, इस आईपी को स्कैन किया। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारे पास इसमें काउंट होता है। अगर हम रिकॉनेसेंस माइंडसेट की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, कि एक रिकॉनेसेंस करते हुए एक अटैकर का माइंडसेट क्या होता है। एक माइंडसेट वो चीज़ है जो एक नॉर्मल हैकर को एक प्रो हैकर से डिफरेंट बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर टूल्स की बात करो ना तो टूल्स मार्केट में आज भी वो सबके सब मौजूद हैं जो प्रो हैकर्स यूज़ कर रहे हैं। जो स्क्रिप्ट किडी आपके नॉर्मल हैकर यूज़ कर रहे हैं वो टूल उनके पास भी मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क है माइंडसेट का। आपका माइंडसेट ही वो चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल हैकर से एक प्रो हैकर के साथ। जब हमने बात की थी एक ब्लैक हैट हैकर की, ठीक है, और एक वाइट हैट हैकर की, तो इन दोनों में भी डिफरेंस करने वाली जो चीज़ थी हमारे पास वो था सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट या उस हैकर की इंटेंशंस। ठीक है, तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो हैकर्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, अब आपने इसमें क्या देखना है, आपने अपने आप से क्या क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज़ द टारगेट। आपने अपने टारगेट को अंडरस्टैंड करना है कि आपका टारगेट है क्या। इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग यू कैन हैव डिफरेंट टारगेट्स, लाइक इट कैन बी अ वेब ऐप, ठीक है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम आगे जाके अपनी 2 क्लासों के बाद इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। वेब ऐप
वेबसाइट, मोबाइल ऐप, इट कैन बी AI, SaaS एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसके लिए आप पे करते हो जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका सर्वर हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्टिव डायरेक्टरी, AD, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर, ADDC इसको बोलते हैं हम। इसके अलावा क्लाउड एनवायरनमेंट पेन टेस्टिंग हो सकती है आपकी। आपने अपने पहले टारगेट को अंडरस्टैंड करना है कि जिस पे आप टेस्टिंग करने वाले हो, जिसके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हो, वो आपका टारगेट क्या है, वो किसके रिलेटेड है। टारगेट आपका क्लाउड के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट गैदर होगी। क्लाउड आपका जो टारगेट है वो वेब ऐप के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर अलग से होगी। AI है तो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अलग से होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपने पूछना है कि हु ओन इट, आप जिस चीज़ पे अटैक करने वाले हो उसका ऑनर कौन है, किस तरह के प्लेटफॉर्म पे उसको ऑन किया जा रहा है। वेब है तो उसको वेब सर्वर पे ऑन किया जा रहा है, उसका ऑनर कौन है, ऑनर के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। इन केस आप बग बाउंटी कर रहे हो, आप वेबसाइट की पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आपने जो रिपोर्ट सबमिट करवानी है वो आपने रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है, तो यहाँ पे बात आती है हु ओन इट। उसके बाद वट टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड, यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी टेक्नोलॉजी। ये पॉसिबल नहीं है कि जी आप वेब में PHP पे भी मास्टर कर लेते हो, आप जावास्क्रिप्ट एंड उसके बैकएंड के जो मल्टीपल फ्रेमवर्क होते हैं ना, लाइक Node.js, MongoDB, आप इन सब पे आप मास्टर कर लेते हो। एक साथ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, डेवलपर्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होती कि आप मन की तरफ जाते हैं, मीन की तरफ जाते हैं, पाइथन को यूज़ करते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और आपने उस पर किस टाइप के अटैक करने हैं। लेट्स से कि उस पे जावा JS के फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे हैं, तो अगर आप उस पे नोड JS के टैग लगाओ, एक्सप्रेस JS के टैग लगाओ तो समझ आती है। लेकिन अगर आप उस पे पाइथन लेवल के टैग लगा रहे हो तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे कोड बना हुआ है, एक जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज़ करके एक वेब ऐप बनी हुई है, आप उस पे जाके पाइथन के कोड लगा रहे हो। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अगर वो वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस पे, ठीक है, लेट्स से कि वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है और आप उस पे जाके शॉपिफाई का टैग कर रहे हो या आप उस पे फुल स्टैक का टैग कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप करोगे भी तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इस पहले आपने ये चीज़ें निकाल लेनी है, अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके बाद वेयर द सर्वर लोकेटेड, अब आपके सर्वर की लोकेशन कहाँ है, वो किस नेटवर्क पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा क्या आईपी है, उसकी लोकेशन क्या है, आईपी के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, डीएनएस में वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हम निकालते हैं सर्वर के रिलेटेड। बट ईमेल बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अब ईमेल्स का मैंने आपको शुरू में भी बताया, अटैक सरफेस में भी एग्जांपल दी कि आपकी जब एक कंपनी के अंदर काम करने वाले पर्सन्स की ईमेल लिस्ट लंबी हो जाएगी, तो मतलब आप एक बंदे पे अटैक नहीं हुआ दूसरे पे कर लो, दूसरे पे नहीं हुआ तीसरे पे कर लो, उस पे नहीं हुआ तो चौथे पे कर लो। जितनी ज़्यादा ईमेल्स हैं उतनी ज़्यादा आपकी अटैक सरफेस है। कोई एक फिशिंग में नहीं फंसा, दूसरे को फंसा लो, दूसरा नहीं फंसा तीसरे को फंसा लो। हमारा मकसद क्या है, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या एज अ एथिकल हैकर, हमारा पर्पज़ है हमने कंपनी के इनसाइड एंटर करना है, हमने मैक्सिमम उसकी अटैक सरफेस को मैप करना है कि भाई देखो ये पर्सन वल्नरेबल नहीं था, ये तो था, इसको मैंने ट्रेन किया, ये सुधर गया, लेकिन ये वाला तो नहीं सुधरा ना, एक आधा तो कोई ऐसा बच ही गया जिसने लिंक पे फिर भी क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पे ईमेल्स होंगी तो उसको लिंक शेयर करोगे ना। इसके बाद व्हाट सब डोमेन्स एग्जिस्ट, आप वेबसाइट्स के अंदर टेस्ट करते हो कि आपकी डोमेन के अलावा कौन कौन सी सब डोमेन चल रही हैं। अब वेबसाइट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो वेबसाइट में एक होती है हमारे पास, सबसे पहले एक होती है मेन डोमेन, ठीक है। जिससे आप कर लेते हो कि जी google.com इज़ योर मेन डोमेन, google.com, ठीक है। google.com से पहले आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक अभी हम मीट पे अपनी क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे आता है meet.google.com। तो ये जो मीट का वर्ड है ये क्या है, ये meet.google.com जब बन गया तो ये है एक सब डोमेन। मेन डोमेन थी google.com, ठीक है, ये है हमारी डोमेन। और meet.google.com, drive.google.com, mail.google.com, ये सारा कुछ क्या है, ये हमारे पास उसकी सब डोमेन्स हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद विच सर्विसेज आर एक्सपोज ऑन द इंटरनेट, उस वेब सर्वर के रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज इंटरनेट पे एक्सपोज्ड हैं, उस आईपी पे कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं, उन पे कौन कौन से वेरिएंट्स चल रहे हैं। ये सारा कुछ हम देखते हैं रिकॉनेसेंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी व्हाट इन्फॉर्मेशन डू एम्प्लॉयज रिवील ऑनलाइन,
उनके एम्प्लॉयज़ क्या पोस्ट करते हैं। आप जब कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के रिलेटेड पोस्ट कर रहे होते हो, तो चाहते ना चाहते हुए आप कंपनी की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एक्सपोज़ कर रहे होते हो। अब मैं इसको आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक जॉब पोर्टल से। एक कंपनी है जो हायरिंग कर रही है। हायरिंग में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको एक बंदा चाहिए जो ओरेकल पे काम करता हो, ओरेकल 12 सी पे। ओरेकल का एक वेरिएंट है 12 सी। उनको एक पर्सन चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज़ ओरेकल 12 सी पे हो। अब इस पोस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि यार ये जो कंपनी है ये अपने इंटरनल में वेबसाइट्स के लिए, सॉरी, डेटाबेस के लिए ओरेकल 12 सी को यूज़ कर रही है। तो अब जब हम अटैक प्लान करेंगे तो हम स्पेसिफिकली ओरेकल 12 सी के अटैक्स पे जाएंगे कि ओरेकल 12 सी पे कौन कौन से अटैक चल सकते हैं, किस तरह इसकी सरफेस को मैप करना है, ये सारा कुछ। आर देयर एनी डॉक्यूमेंटेशन कंटेनिंग मेटा डाटा? क्या कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे रिलीज़ किए हैं जिनका कोई मेटा डाटा, जिनका कोई डाटा जो है वो एक्सपोज हो चुका हो, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ कंपनी की ऐसी पीडीएफ जिससे हम कंपनी के इंटरनल को जान सकें, कंपनी के ब्लूप्रिंट को समझ सकें, कंपनी का आर्किटेक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ ऐसा जो है हमें मिल जाए। रिकॉनेसेंस था इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग की होती हैं दो टाइप्स। एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। पैसिव क्या है? पैसिव में हम डायरेक्टली टारगेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि जो कुछ टारगेट खुद अपनी मर्जी से या कोई बंदा टारगेट के रिलेटेड ऑनलाइन चीज़ें रख देता है, हम उसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि आजकल हर कंपनी ऑनलाइन लिस्टेड है, हर पर्सन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन उसके सोशल मीडिया पे, उसकी वेबसाइट पे, उसके फॉरम्स पे, उसके चैट रूम्स में, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ वो पोस्ट करता है उसके रिलेटेड हम वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे इसका उस पर्सन को कोई इशू नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसने ये खुद अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रखी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, वो अपने लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहा है, लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहा है, अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड पोस्टिंग कर रहा है। अब जो कुछ वो अपने इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है वो खुद अपनी इंटेंशन से, अपनी मर्जी से पोस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे अगर आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि ये कहाँ बंदा कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ विजिट करता है, क्या फ़ोन नंबर यूज़ करता है, क्या ईमेल है इसकी, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप गैदर करो तो इससे उस पर्सन को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिकली उसके लिए अवेलेबल है, उसने खुद रखी हुई है। तो ये होती है पैसिव रिकॉनेसेंस। अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो कंपनीज़ की वेबसाइट हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स होती है जिससे हम कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। वेबसाइट से आईपी निकलता है, उनके इंटरनल सर्वर्स निकलते हैं, इंटरनल सर्वर्स के बाद हम उसको इन डेप्थ जाके उसके पूरे नेटवर्क को मैप करते हैं कि नेटवर्क में कितने सर्वर और हैं जो लाइव हैं, एक्टिव हैं। तो ये सारा कुछ हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर चलाते हैं। अब अगर हम इसकी थोड़ी जनरल डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर क्या होता है? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट सिस्टम। टारगेट के सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहा होता, हम अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में रख के फिर टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि टारगेट को हमारे बारे में बिल्कुल ही ना पता चले। ठीक है, तो टारगेट कैन नॉट डिटेक्ट पैसिव रिकॉनेसेंस। तो आपकी पैसिव रिकॉनेसेंस जो है ये कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, अगर कोई आपका इंस्टाग्राम पेज विजिट करता है या कोई आपके इंस्टाग्राम की गूगल से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है तो इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो गूगल सर्च है। गूगल सर्च के अलावा हु इज़ लुकअप है। अब हु इज़ लुकअप हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने एक डोमेन के रिलेटेड, ठीक है, एक डोमेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो कि वो डोमेन किस बंदे के नाम पे रजिस्टर है, कब से रजिस्टर है, कब से चल रही है, ये वो सारा कुछ ना। उसके बाद पब्लिक डीएनएस रिकॉर्ड्स, डीएनएस में आपके वो क्यूरीज आ जाते हैं, कब कब उसको रिजॉल्व किया गया, आपके डोमेन नेम को आईपी में कब कब चेंज किया गया, ये सारा कुछ। फिर आपके सोशल मीडिया रिसर्च कि आपके सोशल मीडिया पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ। जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म, मैंने उसके आपको एक जनरल एग्जांपल दी कि जॉब पोस्टिंग को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आप रिलीज़ करते हैं, शोडान को हम आगे जाकर यूज़ करेंगे, शोडान से कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर आपके सर्टिफिकेट, ट्रांसपेरेंसी लॉग्स कि आपके सर्टिफिकेट जो हम वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं उसके लॉग्स बनते हैं ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? लो रिस्क, रिस्क बहुत लो होता है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, कोई मसला नहीं। हार्ड टू डिटेक्ट, कोई बंदा आपको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता। अभी अभी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट सब सारा खोल के मेरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करो तो मैं क्या ही कर लूँगा, कुछ भी नहीं। लीगल इन मोस्ट केसेस, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पैसिव वाली जो है ये सारी लीगल है। उसकी रीज़न क्या है कि पैसिव में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो हमने खुद किसी ना किसी तरह अपने सिस्टम पे रखी होती है या हमने खुद उसको देखा होता है, खुद रखा होता है अपने हाथों से। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इन्फॉर्मेशन में बी आउटडेटेड,
हो सकता है किसी ने 1 साल पहले 1 ईयर पहले की पोस्ट लगाई हो तो वो आउटडेटेड हो जाएगी ना। उसके अलावा लिमिटेड विजिबिलिटी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो पैसिव इंफॉर्मेशन है उसकी लिमिटेड विजिबिलिटी है कि ओनली वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो पर्सन खुद रख रहा है। आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो अनइंटेंशनली या उसके रिलेटेड सेंसिटिव हो, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है जब वो इंफॉर्मेशन रखेगा तो वो संभाल के रखेगा ना अपना। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो बड़ा ध्यान से करते हैं कि भाई ये होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। लिंक्डइन सर्च करना, गूगल पे और हु इसको, ये सारे हमारे पास पैसिव रिकॉग्निशन। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्टिव रिकॉग्निसेंस की तरफ। एक्टिव रिकॉग्निसेंस में क्या होता है? एक्टिव रिकॉग्निसेंस में हम डायरेक्टली टारगेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। टारगेट को पता चलता है कि भाई इस बंदे ने, इस आईपी ने मुझे इस टाइम पे स्कैन किया है, मेरी ये इन्फॉर्मेशन इसको पता चली है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो टारगेट है, अगर आपका टारगेट बहुत सेंसिटिव हो, कोई ऐसी वेबसाइट को आप स्कैन कर रहे हो जिस पे बहुत अच्छी फायरवॉल, बहुत अच्छा आइडियाज लगा हो, तो आपके उस स्कैनिंग को उस केस में इलीगल मान के आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है। बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एक्टिव रिकॉग्निसेंस को भी कर लेते हो। ठीक है, अगर आपका आईपी कहीं पे फ्लैग ना हुआ हो तो। अब अगर हम बात कर लें एक्टिव रिकॉग्निसेंस की, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट स्कैनिंग। ओपन पोर्ट्स के लिए हम स्कैन करते हैं, सर्विसेज स्कैनिंग, बैनर स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड वेबसाइट क्रॉलिंग तक हम जो होता है इसमें करते हैं। अब ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये होती क्या हैं? पोर्ट स्कैनिंग में क्या होता है कि हम ओपन पोर्ट्स को स्कैन करते हैं कि हमारे टारगेट सिस्टम पे कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो ओपन है, लॉजिकल पोर्ट्स नॉट फिजिकल। सर्विसेज कि उस पोर्ट्स पे एसएसएच चल रही है तो एसएसएच का कौन सा वेरिएंट चल रहा है, अगर एसएसएच सर्विस है तो उसका कौन सा वेरिएंट चल रहा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, ये हम बैनर ग्रैबिंग में जाते हैं। फिर वल्नरेबिलिटीज़ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ उस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हैं यूजिंग द वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। देन कम टू वेबसाइट क्रॉलिंग कि हम एक वेबसाइट को टोटली क्रॉल करते हैं, उसमें कितने वेब पेजेस हैं, कितने क्लिकेबल लिंक्स हैं, क्या कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है जो हमारी आंखों से हिडन है, हिडन डायरेक्टरीज कौन सी हैं, लॉगिन पोर्टल कहाँ है वेबसाइट का, एडमिन डैशबोर्ड कहाँ है, ये सारा कुछ हम वेबसाइट क्रॉलिंग में देखते हैं। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर एक्यूरेट और ये रियल टाइम रिजल्ट देती है आपको एक्टिव रिकॉग्निसेंस। ठीक है, अब ये जनरेट करती है लॉग को, ईजियर टू डिटेक्ट है कि आपके जब लॉग जनरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डिटेक्ट हो जाओगे इजीली, और सिक्योरिटी अलर्ट्स को भी ट्रिगर कर सकती है। ठीक है, इसके आगे चलें तो हम चलते हैं हु इज़ इनुमरेशन पे। अगर हम बात करें हु इज़ की, तो हु इज़ करने के, हु इज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है? रजिस्ट्रार कौन है, आपकी कंपनी या आपकी जो डोमेन है वो किसके नाम पे रजिस्टर है, किसने रजिस्टर करवाई है, कब करवाई है, एक्सपायरी कब है, नेम सर्वर कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, इवन के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तक निकल आती है। हम अपने लिनक्स टर्मिनल पे आ जाते हैं। ये मैंने अपना लिनक्स चला लिया, मैं इसके टर्मिनल पे आता हूँ। ओके, तो टर्मिनल पे आने के बाद मेरा टर्मिनल आई होप सो विजिबल होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टर्मिनल पे आने के बाद हम करते हैं किसी वेबसाइट का हुइज परफॉर्म करते हैं। हुइज इज़ द टूल बिल्ड इन लिनक्स। ठीक है, हुइज के आगे हम उसकी डिटेल लिख लेते हैं, google.com की निकाल लेते हैं। लीजिए, इसने मुझे बता दिया कि हुइज के अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पे निकल आएंगी। लेट्स यहाँ से देखते हैं, डोमेन नेम google.com, रजिस्ट्रार डोमेन आईडी 2138514 डोमेन.com वर्जन। ठीक है, रजिस्ट्रार हुइज सर्विस हुइज डॉट एम ए आर के मार्क मोनीटर .com। ठीक है, रजिस्ट्रार ये इस कंपनी ने इसको रजिस्टर किया है। ठीक है, अपडेट कब हुई है? 2024 में अपडेट हुई है। क्रिएट कब हुई थी? फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज क्रिएटेड इन 1997। ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है? मार्क मोनीटर और इनकॉर्पोरेशन नाम से ये कंपनी है जिसने इसको रजिस्टर किया हुआ है। ओके, उसके बाद नीचे डोमेन स्टेटस इनके सारे अप हैं एंड कंट्री यूएस है। ठीक है, उसके अलावा नेम सर्वर नहीं करें, NS3 NS1 NS2 NS4 .google.com। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं थोड़ा सा और, तो ये सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी के रिलेटेड है। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल रही है। अगर हम अपना इसको चेक करना चाहें टूल्स के फॉर्मेट में, ठीक है, आप टूल्स के फॉर्मेट में अगर इसको चेक करना चाहो तो हु इज़ डोमेन टूल्स, टू इज़ डोमेन लुकअप में आएंगे हम। ठीक है, और एक ये है हमारे पास। ठीक है, और एक हु इज़ डॉट डोमेन टूल्स डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट है, हम इस पर भी हु इज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंटर डोमेन और IP एड्रेस, तो लेट्स से आई गो विथ google.com सेम वन।
ये कैप्चा पे लेके जाएगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रोबोट। ये देखें, अब यहाँ पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है थोड़ी डिटेल में, लाइक कब क्रिएट हुई थी, एक्सपायर कब होनी है 2028 में, गूगल के वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही हैं जो हमें हुइज टूल दिखा रहा था, सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये था, हमें हुइज में ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके बाद है डीएनएस इनोमिनेशन। अब डीएनएस इनोमिनेशन क्या है, जब हम किसी डोमेन को डीएनएस में चेंज करते हैं, डीएनएस को यूज़ करके उसके नेम सॉरी उसके आईपी में चेंज करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वो यहाँ पे देखते हैं। डीएनएस के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ए रिकॉर्ड में IPv4 आता है, क्वाड ए 4A में IPv6 आता है, MX से हम मेल सर्वर निकालते हैं, NS से हम नेम सर्वर निकालते हैं, TXT से टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एंड C नाम से एलियस रिकॉर्ड्स निकालते हैं, ठीक है। आपने अब NS लुकअप, ये देखें ना, यहाँ पे मैंने कमांड्स मेंशन की हुई हैं आपकी, NS लुकअप को यूज़ करके आप लोग इन डिटेल जा सकते हो, ठीक है। गूगल को ही हमने यहाँ पे टारगेट लिया हुआ है, अपने टारगेट में यहाँ पे पेस्ट करके, ये लो जी, smtp.google.com इज़ द मेल सर्वर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे MX की जगह अगर NS करता हूँ तो ये हमारे नेम सर्वर निकल आए हैं, ठीक है। एंड ए रिकॉर्ड में मेरा IP निकल आएगा, क्वाड ए में अगर IPv6 निकल आएगा। तो इस तरह से करके हम अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ओके। ये था। डिग को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिग को भी तकरीबन सेम मेथड है, सेम इन्फॉर्मेशन निकलेगी, जस्ट थोड़ा सा डीप डाउन चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड गूगल डॉर्किंग। अब गूगल जो है एक टाइप का सर्च इंजन है, हम इसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम सर्च करते हैं, हम अपने रिलेटेड हर चीज़ जो है हम गूगल डॉर्किंग पे ही यूज़ करते हैं, सॉरी हम गूगल पे ही सर्च करते हैं ना, या जो भी आप सर्च इंजन यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ गूगल, इट कैन बी फायरफॉक्स, इट कैन बी ब्रेव ब्राउज़र, इट कैन बी एज एज वेल, जो भी आप यूज़ करते हो जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो गूगल डॉर्किंग या सर्च इंजन्स पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि फॉर्मेट्स होते हैं जिनको सर्च करने से हम एग्जैक्ट उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं। एग्जैक्ट उस चीज़ तक पहुंचने के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ गूगल के रिलेटेड मेंशन भी किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक हैकिंग बुक चाहिए ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा ना हैकिंग बुक, हैकिंग बुक से मुझे पहले तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर हैक द बॉक्स की वेबसाइट मिल गई, नीचे दो रिजल्ट मिले जो PDF हैं, ये देखें यहाँ पे PDF शो हो रहा है, नीचे डिफरेंट वेबसाइट वीडियोस डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइल टाइप चाहिए PDF, मैं ऑपरेटर लगा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फाइल टाइप, ठीक है, फाइल टाइप कॉलन PDF। मुझे सिर्फ और सिर्फ PDF चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्मेट ही चाहिए। तो देखें, आप गौर करें तो पहली भी PDF, दूसरी भी PDF, तीसरी भी PDF, चौथी भी PDF, पांचवी भी PDF, अब मुझे जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो सारी की सारी PDF फॉर्मेट में मिल रही हैं। तो ये है गूगल डॉर्किंग। स्पेसिफिक कर देना कि भाई मुझे तो यही चाहिए। तो और गूगल से इस तरह जब हम किसी कंपनी पे सर्चिंग करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं साइट की बात कर रहा था कि मैं इसको ख़त्म करता हूँ, हैकिंग बुक को ख़त्म करता हूँ, साइट कॉलन google.com, मुझे google.com से चाहिए और फाइल टाइप मुझे PDF चाहिए। अब लें जी, google.com पे जो भी PDF पड़ी होगी वो आपको यहाँ पे लिस्ट हो गई है। सर्टिफिकेशन ऑफ फुल लीगल नेम्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेज, एंड ये सारे देखें। साइट कौन सी है, google.com, फाइल टाइप कौन सी है, PDF। जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे सिर्फ गूगल वो निकाल के दे रहा है। दिस इज़ डन बाय गूगल डॉर्किंग, ठीक है। यहाँ पे और भी डिफरेंट सारे डॉक्स मेंशन है, लाइक हम लॉगिन पेज जब फाइंड करते हैं इन URL, तो गूगल डॉर्किंग के रिलेटेड एक कंप्लीट PDF, इसको कैसे कैसे ट्राई करते हैं उनकी डिटेल में आपकी कम्युनिटी में एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसके अंदर इंशाल्लाह सारे गूगल डॉक्स मेंशन है जो मेरे पर्सनल नोट्स में पड़ा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप बाकी जो है उनको भी ट्राई कीजिएगा। इस तरह हम अपनी जो वेबसाइट टारगेट के लिए ले लेंगे, उसके रिलेटेड आप ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाओगे। अगर मुझे फाइल टाइप में नहीं चाहिए, मुझे इसके इन URL में चाहिए, ये जो आपको फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है ना, ये आपका URL होता है, तो मुझे इसके इन URL में चाहिए लॉगिन, जहाँ पे लॉगिन आ रहा हो। तो अब ये देखें, मुझे इसका लॉगिन पेज मिल गया,
इसका भी लॉगिन पेज मिल गया। admins.google.com, ठीक है, groups.google.com लॉगिन पेज, अबाउट मी माई अकाउंट.google.com में भी लॉगिन मिल गया, क्लाउड में भी लॉगिन मिल गया। तो इस तरह से करके हम लॉगिन पेज फाइंड करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है, इसके डिफरेंट सारे यहाँ पे मेंशन, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन वी कम टू शोडान। शोडान क्या है? शोडान एक ऐसा सर्च इंजन है जिसको स्पेसिफिकली हैकर्स यूज करते हैं। शोडान आपके इंटरनेट कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को फाइंड करने के लिए, या उन सब की जितने भी आपके आईपी हैं जो इंटरनेट पे एक्सपोज हो चुके हैं, ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि जो इंटरनेट पे एक्सपोज हो चुके हैं वो आपको सर्च आउट करने में हेल्प करता है। अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे अपनी इसमें आऊँ और यहाँ पे शोडान में आऊँ, shodan.io इज़ अ URL, ठीक है। तो आप शोडान को ओपन कर सकते हैं। मेरा इस पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन विद गूगल, ओके। एंड नाउ आई सर्च google.com। तो google.com के रिलेटेड जितना कुछ शोडान पे अवेलेबल है डेट इज़ ऑलमोस्ट 7,41,412 रिजल्ट google.com के रिलेटेड मौजूद हैं। ऐसे वेब सर्वर्स या ऐसे आईपी एड्रेस जिनमें google.com कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। कोई ताइवान में है, कोई कहाँ पे है, और हम इसको ओपन पोर्ट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक सर्वर ओपन करता हूँ, लेट्स से मैं इस वाले आईपी एड्रेस को ओपन करके इसकी डिटेल्स पे आता हूँ, तो ये देखें इसका आईपी एड्रेस मिल गया आपको, ठीक है। आईपी एड्रेस मिलने के अलावा कंट्री, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आईएसपी कौन है, एसएन नंबर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ पोर्ट्स जो इस पे ओपन है। मोर प्रोबेबली ये एक हनी पोर्ट है, ठीक है। ये इतनी सारी जब हम इसको ओपन करके छोड़ देते हैं तो ये हमारे पास एक हनी पॉट होता है, ठीक है। आप इस आईपी को आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको कॉपी करके आगे फर्दर यहाँ पे चेक करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, उस पर फर्दर सर्चिंग करना चाहें। मैंने आईपी को टाइप तो किया है एंड ये मुझे कहीं पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अरे जी, यहाँ पे मेरे से साइन इन मांग रहा है, एडमिन करके साइन इन करते हैं। पॉसिबल तो नहीं कि एडमिन एडमिन हो, लेकिन क्या पता। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें जो है ये सर्च कर सकते हैं। अब हम इस पे ब्रूट फोर्सिंग ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो शोडान का मैंने आप लोगों को बता दिया। शोडान हम CLI में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको अपने लिनक्स में यूज़ करना चाहो तो। वैसे बेसिकली हम ज़्यादा इसको इसी में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा समझें तो सोशल इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस जो है अब हर पर्सन पे ही तकरीबन चल जाती है। एक मैं एक रफ सी एग्जांपल देता हूँ। हम रफ सी एग्जांपल में ये यूज़ करते हैं कि अगर कोई प्राइवेट अकाउंट है ना, और आप प्राइवेट अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि उसको, अगर वो मेल आईडी है तो उसको फेक फीमेल आईडी से आप रिक्वेस्ट भेज दें, ठीक है। तो उससे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा पाएंगे। अगर वो फीमेल आईडी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको फिर भी आपको फीमेल आईडी से लिंक, उसको रिक्वेस्ट भेज दें, वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो तब आप उसकी प्रोफाइल के अंदर जाके उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ होता है सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमंस जो हैं ये हमारा सबसे वीक लिंक होते हैं। सिक्योरिटी में जो सबसे ज़्यादा वनरेबल लिंक है, जो सबसे ज़्यादा वीक चीज़ हमें फेस करने को मिलती है, डेट इज़ आवर ह्यूमंस। ह्यूमंस हैक करना आसान है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी को हैक करने के, क्योंकि अब फायरवॉल को आप दो चार मीठी चुपड़ी बातें सुनाओ ना, उसको बटरिंग करो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ह्यूमंस वही आए फिर एंड पे कि उनकी दो चार तारीफ़ें करो और एट द एंड वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन खोल के बता देगा। तो ये इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, ये रियलिटी है। आप ये कहो कि ना यार नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये आपका है, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन मेजॉरिटी हमारी ऐसी है। और स्पेसिफिकली आपके जो नॉन आईटी ह्यूमंस हैं या नॉन आईटी यूज़र्स हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में ड्रैग होते हैं, ठीक है। उन पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो हैं वो ज़्यादा इजीली चल जाते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अटैक्स की रेशो, बैंक अकाउंट हैकिंग, मोबाइल अकाउंट हैकिंग, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ह्यूमंस जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हो जाते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो? लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, यूजर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। दिस एंड डैट सारे आप लीगल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते रहते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कौन कौन सी की जाती है? एम्प्लॉयज़ के नेम, लिंक्डइन पे आपको पता है सारा कुछ मैप हुआ होता है। ईमेल के फॉर्मेट, ईमेल्स कैसे यूज़ हो रही हैं, फ़ोन नंबर्स, फॉर एग्जांपल आपका नाम मोस्टली क्या होता है, नेम @ कंपनी, कंपनी नेम,
डॉट कॉम। ये कॉमन फॉर्मेट है जो हर कोई यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जॉब रोल, ऑब्वियसली जिस बंदे का जो जॉब रोल है उस हिसाब से उसकी जो अब ऑथेंटिसिटी है या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका लेट्स से कि रोल है वो उतना ही बड़ा होगा जितना उसका जॉब रोल है। अब एक एडमिन है, एडमिन के पास ऑब्वियस सिस्टम की ज़्यादा एक्सेस होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूज़र। फिर टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, टॉप पे कौन है, उनके सीईओ के नीचे आप उनके कह लें कि डायरेक्टर आ जाते हैं, डायरेक्टर पहले सीईओ बाद में आते हैं। इस तरह करके क्या हायरार्की बनी हुई है आपको ये भी मिल जाता है। ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर मेटा डाटा एक्सट्रैक्शन। अब मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा को ऐसे समझो कि आपका एक तो फॉर्मेट ऑफ डाटा जो आप सामने देख रहे हो, इट कैन बी योर पिक्चर, इट कैन बी योर वीडियो, इट कैन बी एनीथिंग। अब एक डाटा वो होता है जो उस बात के रिलेटेड या उस चीज़ के रिलेटेड होता है। जस्ट लाइक आपने एक पिक्चर क्लिक की, पिक्चर की लोकेशन, पिक्चर के एंगल, पिक्चर किस मोबाइल से क्लिक की, किस लोकेशन पे क्लिक की, किस डेट एंड डेट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह, ये जो सारा कुछ उस पिक्चर के साथ बाइंड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेटा डाटा। जब डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के साथ भी मेटा डाटा बाइंड हो जाता है, ऑथर नेम, ऑथर ईमेल, इवन के उसकी लोकेशन तक, सम टाइम कंपनी के इंटरनल जो लाइक सीक्रेट्स होते हैं वो तक बाइंड हो जाते हैं, जो आपके सिर्फ लाइक कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं ना वो भी उसके साथ बाइंड हो जाती हैं। अब जीपीएस कोऑर्डिनेशन, सॉफ्टवेयर वर्जन, क्रिएशन डेट, तो ये सारा कुछ हम अब निकालते कैसे हैं ये चीज़ें? हम निकालते हैं इसको एक्सिफ टूल के साथ। एक्सिफ टूल क्या है? एक्सिफ टूल आपका लिनक्स का एक टूल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्सिफ टूल टाइप करो ना, मेरे पास इंस्टॉल होगा, हाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर मैं देखूँ मेरे पास कोई फाइल पड़ी है यहाँ पे, डेस्कटॉप में चेक करते हैं, एक ओशन चीट शीट के नाम से डॉक्स पड़ी है, तो मैं इसी पे ट्राई करता हूँ, एक्सिफ टूल ओशन चीट शीट, एंड आप देखें अब मुझे क्रिएटर का नेम यहाँ पे शो हो गया कि जिस बंदे ने क्रिएट किया है उसका नेम है किलर, उसने अपना अकाउंट किलर नाम से बनाया हुआ है।